हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कॉमर्स बाय हर्षिता। वैसे तो ये वीडियो मैं कल ही अपलोड करने वाली थी, लेकिन संजोग से मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई, इसलिए मैं वीडियो बना नहीं पाई आप लोगों के लिए। और कल ही मैंने ये कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि कलेक्ट कर लिया था। तो इस सीरीज़ में एटलीस्ट आपको मैं 100 क्वेश्चन डिस्कस करूँगी जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसकी पीडीएफ भी मैं आपको शाम तक ग्रुप में सेंड कर दूंगी टेलीग्राम वाले, तो इसको आप पढ़ के जाइएगा तो आपका काफ़ी हद तक क्वेश्चंस इसमें से फंसेंगे। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग डिस्कस करते हैं क्वेश्चंस के बारे में। तो सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है अकाउंटिंग पैकेजेस आर डेवलप्ड ऑन द बेसिस ऑफ। तो मैंने आपको बताया था कि जितने भी अकाउंटिंग पैकेजेस या अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स हैं उनको गैप्स को ध्यान में रख के ही बनाया जाता है। गैप्स यानी कि जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। ठीक है, तो यहाँ पर अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट की बात की गई है, अकाउंटिंग कन्वेंशंस की बात की गई है। और सी वाले ऑप्शन में कह रहा है बोथ अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशंस। तो ये वाला ज़्यादा सही आंसर है, तो इसलिए हमारा क्वेश्चन 1 का आंसर सी हो जाएगा, बोथ अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशंस। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन 2 में देखते हैं। क्वेश्चन 2 में कह रहा है व्हाट इज कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम। तो पहला ऑप्शन है ए मैनुअल मेथड ऑफ बुक कीपिंग। गलत, मैनुअल नहीं है बल्कि कंप्यूटराइज्ड है। सॉरी। दूसरे में कह रहा है एन ऑटोमेटेड मेथड ऑफ बुक कीपिंग यूजिंग कंप्यूटर। दूसरा वाला ऑप्शन ज़्यादा सही लग रहा है कि एक ऑटोमेटेड मेथड है जिससे हम कंप्यूटर का यूज़ करके बुक कीपिंग करते हैं। तीसरे ऑप्शन में कह रहा है टाइप ऑफ फाइनेंशियल ऑडिट। नहीं, ये सफिशिएंट नहीं है। चौथा ऑप्शन कह रहा है टैक्स प्रिपरेशन सॉफ्टवेयर। ये भी नहीं कह सकते क्योंकि खाली हम टैक्स को नहीं प्रिपेयर करते, खाली ऑडिट के लिए ही नहीं यूज़ करते, बल्कि ये हमें हमारे बिजनेस का कंप्लीट सोल्यूशन प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो बी वाला ऑप्शन ज़्यादा सही है कि ये एक ऑटोमेटेड मेथड है बुक कीपिंग करने का कंप्यूटर्स को यूज़ करके। ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेनिफिट ऑफ यूजिंग अ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम। पहला कह रहा है इंक्रीज एक्यूरेसी। हाँ, हमने एडवांटेज में पढ़ा है कि हाई एक्यूरेसी होती है। रिडक्शन इन द यूज ऑफ पेपर, बिल्कुल, जब हम मैनुअल से कंप्यूटराइज में आते हैं तो हमें पेपर का यूज करने की जरूरत नहीं पड़ती। सी वाले में कह रहा है इंक्रीज्ड कॉम्प्लेक्सिटी इन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। ये बिल्कुल गलत कह रहा है, क्योंकि कभी भी जो है हमारा कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन में कॉम्प्लेक्सिटी को इंक्रीज नहीं करता बल्कि वो डिक्रीज करता है, क्योंकि कैलकुलेशंस कंप्यूटर की मदद से हो जाता है, हमें रफली कोई चीज़ नहीं करनी होती। ठीक है, तो ये हमारे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को कॉम्प्लेक्स करने की जगह और इजी कर देता है, सिंपल कर देता है। तो सी वाला ऑप्शन ही हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि गलत पूछा है तो गलत ही हमारा आंसर है। ठीक है, तो डी में कह रहा है फास्टर डेटा प्रोसेसिंग, तो ये तो एडवांटेज है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम। तो कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम के अगर हम कंपोनेंट की बात करें तो पहला ऑप्शन है कैश रजिस्टर, कैलकुलेटर, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, लेजर बुक। तो ये सारे तो कंपोनेंट नहीं है, लेकिन हमारा जो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है वो कहीं ना कहीं कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम का सॉफ्टवेयर कंपोनेंट कहलाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। नंबर 5 में कह रहा है व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ अ चार्ट ऑफ अकाउंट्स इन अ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम। तो अगर हम प्राइमरी पर्पस की बात करें, जो हम चार्ट ऑफ अकाउंट्स बनाते हैं, तो वो हम बनाते हैं इसलिए ताकि हम अपनी चीज़ों को या फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को कैटेगराइज कर सकें या ऑर्गेनाइज कर सकें। ठीक है, तो उनका क्लासिफिकेशन करने के लिए, उनको कैटेगरी में बांटने के लिए या फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को ऑर्गेनाइज करने के लिए हम चार्ट ऑफ अकाउंट्स बनाते हैं। ठीक है, चलिए इसको याद रखिएगा। 6th क्वेश्चन में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम। चलिए पढ़ते हैं। पहला है दे रिक्वायर एक्सटेंसिव मैनुअल कैलकुलेशन। बिल्कुल गलत है, क्योंकि मैनुअल कैलकुलेशन तो करना ही नहीं है कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम में। दूसरा कह रहा है दे कैन नॉट जनरेट फाइनेंशियल रिपोर्ट। ये भी जस्ट अपोजिट बोल रहा है, क्योंकि हम फाइनेंशियल रिपोर्ट ईजिली जनरेट कर पाते हैं कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम का यूज करके। ठीक है, सी में कह रहा है दे आर मोर एरर प्रोन देन मैनुअल सिस्टम। ये भी गलत है, एरर कम होती है, ज़्यादा एरर नहीं होती। ठीक है, डी में कह रहा है दे प्रोवाइड रियल टाइम फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। तो ये बिल्कुल सही कह रहा है कि ये हमारी रियल टाइम फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, तभी हम कहते हैं कि ये एक एक्यूरेट रिजल्ट हमें देता है। 100% करेक्ट होता है हमारा रिजल्ट जो भी कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम के द्वारा प्रोड्यूस होता है। अगर यूजर ने सही इनपुट दिया है तो हमेशा आउटपुट सही ही मिलता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है इन कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम व्हाट इज अ जनरल लेजर। तो जनरल लेजर क्या होता है कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम में। तो जनरल लेजर एक ऐसा लेजर होता है जो रिकॉर्ड करता है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को एक स्पेसिफिक अकाउंट में। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, फैक्चुअल क्वेश्चन है कि जनरल लेजर रिकॉर्ड ऑफ ऑल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन फॉर अ स्पेसिफिक अकाउंट। एक स्पेसिफिक अकाउंट में सभी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करता है हमारा जनरल लेजर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है व्हाट टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर इज अकाउंटिंग पैकेज। तो अकाउंटिंग पैकेज हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ना ये कोई सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ना कोई यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, ना ही कोई बेसिक सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जिसमें कोई एप्लीकेशंस होती है जिसका हम यूज करते हैं, जैसे आपका वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट हो गया। तो उसी तरीके से हमारा अकाउंटिंग पैकेज भी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है व्हाट इज द प्राइमरी एडवांटेज ऑफ यूजिंग अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर इन अ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम। तो क्या प्राइमरी एडवांटेज है कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम को यूज करने का। पहला लिखा है इट अलाउज फॉर हैंड रिटन लेजर एंट्रीज। गलत, हैंड रिटन लिखने की तो कुछ जरूरत ही नहीं पड़ती। बी में कह रहा है इट ऑटोमेट्स कैलकुलेशन एंड रिड्यूसेस एरर। बी सही लग रहा है थोड़ा। सी में कह रहा है इट एलिमिनेट्स द नीड फॉर अ चार्ट ऑफ अकाउंट। ये भी गलत है, हमें चार्ट ऑफ अकाउंट्स तो बनाना ही है क्योंकि हमें अपने ट्रांजेक्शन को ऑर्गेनाइज करना है, कैटेगराइज करना है। ठीक है। डी में कह रहा है इट रिक्वायर्स नो कंप्यूटर हार्डवेयर। ये भी गलत है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर होगा तभी तो एक कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम चल पाएगा। ठीक है, चलिए तो बी वाला ऑप्शन सही है, इट ऑटोमेट्स कैलकुलेशन एंड रिड्यूसेस एरर्स। ठीक है। 10th में कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10th में विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड कोई भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर नहीं है, एडोब फोटोशॉप भी नहीं है क्योंकि फोटोशॉप के लिए यूज करते हैं हम इसको फोटो एडिट करने के लिए। क्विक बुक हमारा एक कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। ठीक है, तो चाहे क्विक बुक आ जाए, चाहे आपका एक्स बिजी आ जाए, चाहे आपका टैली आ जाए, ये सब हमारे कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर होते हैं। तो मैंने प्रीवियस वीडियोस में इसके कई सारे एग्जाम्पल आपको दिए हैं, उसको याद रखिएगा, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है द कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम आर। तो पहले में कह रहा है डेटा, रिपोर्ट, लेजर, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर। तो डेटा होता है लेकिन रिपोर्ट और लेजर नहीं होता, तो ये गलत हो जाएगा। बी में कह रहा है सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, पीपल, प्रोसीजर, डेटा। बी वाला ऑप्शन सही है कि सॉफ्टवेयर होता है, हार्डवेयर होता है, पीपल होते हैं, प्रोसीजर होता है, डेटा होता है। ठीक है। सी में कह रहा है डेटा, कोडिंग, प्रोसीजर, ऑब्जेक्टिव एंड आउटपुट। तो ऑब्जेक्टिव, कोडिंग, आउटपुट ये सब नहीं होता। पीपल, प्रोसीजर, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, तो इसमें हमारा डेटा की बात नहीं की है जो कि हमारा मेन पॉइंट है। तो याद रखिएगा कंपोनेंट्स की बात करें कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम में तो उसमें सॉफ्टवेयर होना चाहिए, हार्डवेयर होना चाहिए, पीपल होना चाहिए, प्रोसीजर होना चाहिए, डेटा होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है इन अ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम व्हाट डज डेटा सिक्योरिटी रिफर टू। तो अगर हम बात करें तो ये डेटा सिक्योरिटी हमें क्या प्रोवाइड करता है, एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है हमारे फाइनेंशियल डेटा के लिए कि कोई अनऑथोराइज्ड एक्सेस या लॉस ना हो सके। ठीक है, तो बी वाला ऑप्शन सही है यहाँ पे, द प्रोटेक्शन ऑफ फाइनेंशियल डेटा फ्रॉम अनऑथोराइज्ड एक्सेस और लॉस। ठीक है, चलिए तो जो क्वेश्चन मुझे लगेगा कि हाँ उसमें एक्सप्लेनेशन जरूरी है मैं उसी में एक्सप्लेनेशन करूंगी क्योंकि टाइम कम है और आप लोगों को 100 क्वेश्चंस कराने हैं, आपका एग्जाम नियर बाई है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है कोडिंग ऑफ अकाउंट्स रिक्वायर फॉर द पर्पज ऑफ। तो कोडिंग ऑफ अकाउंट्स बेसिकली हम इसलिए करते हैं ताकि हम एक हायरार्किकल रिलेशनशिप बना सकें बिटवीन ग्रुप्स एंड कंपोनेंट्स। ठीक है, तो अकाउंट्स का कोडिफिकेशन इसलिए जरूरी है ताकि हम एक रिलेशनशिप बिल्ड कर सके ग्रुप्स और कंपोनेंट्स के बीच में, उसको एक समराइज्ड फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर सकें। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है what term is used to describe the process of transferring data from source document into a computerized accounting system। तो ऐसा कौन सा टर्म है जो ट्रांसफर करता है डेटा को प्रोसेस करके फ्रॉम सोर्स डॉक्यूमेंट से एक कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम में। तो वो जो हम डेटा एंट्री करते हैं ना वही हमारी प्रोसेस होकर के ट्रांसफर होती है एक सोर्स डॉक्यूमेंट में। ठीक है, तो याद रखिएगा पहले हम डेटा की एंट्री करते हैं तो फिर उसका प्रोसेस होता है, फिर उसके बाद हमारा आउटपुट या रिजल्ट निकल के आता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है मेथड ऑफ कोडिफिकेशन शुड बी। तो कोडिफिकेशन का मेथड कैसा होना चाहिए, वो इजी टू अंडरस्टैंड होना चाहिए एंड लीड्स टू ग्रुपिंग ऑफ अकाउंट्स। हमारे अकाउंट्स की ग्रुपिंग होनी चाहिए ताकि हम उसको अच्छे से समझ सकें और इजी टू अंडरस्टैंड होना चाहिए। ठीक है, याद रखिएगा।
चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ सेटिंग अप यूजर रोल्स एंड परमिशंस इन अ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम। तो यूजर का क्या रोल है, क्या पर्पस है और क्या परमिशन दी जाती है कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम में, इसका प्राइमरी पर्पस क्या है। तो इसका प्राइमरी पर्पस ये है कि हम रेस्ट्रिक्ट कर सकें अदर एक्सेस को फाइनेंशियल डेटा के, ठीक है। तो प्राइमरी पर्पस यही है यूजर रोल का सेटअप करने का कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम में, कि ताकि हम अदर लोगों को रेस्ट्रिक्ट कर सकें हमारे फाइनेंशियल डेटा को एक्सेस करने का, ठीक है। जिसको हम चाहेंगे वही हमारे फाइनेंशियल डेटा को एक्सेस कर सकता है, ठीक है। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द ट्रायल बैलेंस इन अ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम। तो देखते हैं कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला लिखा है इट इज ओनली प्रिपेयर एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, बिल्कुल गलत लिखा है। ट्रायल बैलेंस हम कभी भी प्रिपेयर कर सकते हैं, एवरी 6 मंथ, एवरी क्वार्टर, एवरी मंथ प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। जब भी हमें अपने लेजर की अर्थमेटिकल एक्यूरेसी फाइंड करनी हो हम ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। सेकेंड पॉइंट कह रहा है इट इंश्योर्स दैट ऑल ट्रांजेक्शन्स हैव बीन रिकॉर्डेड एक्यूरेटली। हाँ ये सही कह रहा है कि इससे हम एक्यूरेसी का फाइंड आउट करते हैं। थर्ड में कह रहा है इट इज नॉट रिलेवेंट इन अ कंप्यूटराइज्ड अकाउंट सिस्टम, गलत कह रहा है। इट इज यूज फॉर ट्रैकिंग कस्टमर ऑर्डर, ये भी गलत है। ये क्योंकि हम जो ट्रायल बैलेंस बनाते हैं वो अपने लेजर और अपने ट्रांजैक्शन की अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को फाइंड आउट करने के लिए बनाते हैं। ट्रायल बैलेंस से हमें अपना जो है ये पता चलता है कि अगर ट्रायल बैलेंस का डेबिट और क्रेडिट साइड बराबर आ रहा है तो इसका मतलब हमारा जो ट्रांजैक्शन हुआ है, जो लेजर बना है वो बिल्कुल एक्यूरेट है, ठीक है। हाँ ये बात अलग है कि ये 100% एक्यूरेसी नहीं कह सकते हम इसके केस में। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है फाइंड आउट सब सिस्टम इन अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम डील्स विद। तो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन किससे डील करता है, तो ये फाइनेंशियल अकाउंट प्रिपरेशन में इसकी डीलिंग होती है। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम से हम फाइनेंशियल अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या होता है, ये मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या होता है, ये सारा मैं आपको अपने चैनल पे ऑलरेडी बता चुकी हूँ, आप देख लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है व्हाट रोल डज द बैकअप फंक्शन सर्व इन कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम। तो सीधी सी बात है हम बैकअप रखते हैं ताकि हम अपने डेटा को रिस्टोर कर सके। तो ये हमारे डेटा की एक कॉपी को सेव करता है ऑफ द फाइनेंशियल डेटा टू प्रिवेंट लॉस। तो हमें लॉस से बचाए रखने के लिए हमारे डेटा की एक एक्स्ट्रा कॉपी बनती रहती है बैकअप के फॉर्म में, और जिसको जरूरत पड़ने पर हम कहीं भी रीस्टोर कर सकते हैं। तो बी वाला ऑप्शन ही सही है। चलिए अब अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है इन कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम व्हाट डज डेटा वैलिडेशन रिफर्स टू। तो डेटा वैलिडेशन से हम अपने डेटा की चेकिंग करते हैं, उसकी एक्यूरेसी और कंप्लीटनेस। तो याद रखिएगा डेटा वैलिडेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिससे हम अपने डेटा की एक्यूरेसी या कंप्लीटनेस को चेक करते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में कह रहा है व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करने का प्राइमरी पर्पस क्या है, इसका प्राइमरी पर्पस ये है कि हम अपने फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को ओवर अ पीरियड समराइज कर सकें, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्ट जनरेटेड बाय अ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम। तो बैलेंस शीट भी बनाता है, इनकम स्टेटमेंट भी बनाता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट भी बनाता है, लेकिन एम्प्लॉय रोस्टर नहीं बनता कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम में, ये जनरेट नहीं हो सकता, ठीक है। चलिए अब हम समझते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में कह रहा है व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द डबल एंट्री सिस्टम इन अकाउंटिंग स्पेशली इन अ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम। तो डबल एंट्री सिस्टम क्या है, डबल एंट्री सिस्टम कंप्लीट रिकॉर्ड रखता है अकाउंटिंग का, जिसमें हम हर एक ट्रांजेक्शन को डुअल एस्पेक्ट में रिकॉर्ड करते हैं, मतलब जो चीज जितने से डेबिट हो रही है उतने से ही क्रेडिट भी होगी, ठीक है। तो हमारा बी वाला ऑप्शन इसमें सही है, जिसमें लिखा है इट हेल्प्स प्रिवेंट एरर्स एंड इंश्योर एक्यूरेसी। तो ये हमारे एरर्स को प्रिवेंट करता है और एक्यूरेसी को इंश्योर करता है, क्योंकि हम हर एक ट्रांजेक्शन की डबल एंट्री कर रहे हैं, जो चीज जितने से डेबिट हो रहा है उतने से ही कहीं ना कहीं क्रेडिट भी हो रहा है किसी न किसी अकाउंट में, ठीक है। चलिए अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में कह रहा है इन अ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम व्हाट इज अ ट्रांजैक्शन लॉग यूज्ड फॉर। तो ट्रांजैक्शन लॉग किस लिए यूज किया जाता है, ट्रांजैक्शन लॉग यूज किया जाता है रिकॉर्डिंग ऑल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर।
ठीक है। तो ट्रांजैक्शन लॉग का मतलब हो गया कि हम अपने फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में कह रहा है विच सॉफ्टवेयर फीचर्स इन अ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम अलाउज यू टू एंटर एंड ट्रैक मनी ओन टू द कंपनी बाय कस्टमर। तो ऐसा कौन सा फीचर है कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम का जो हमें अलाउ करता है कि हम मनी को ट्रैक कर सके अपने कस्टमर की, ठीक है। तो ये हमारा अकाउंट्स रिसीवेबल का फीचर है। अकाउंट रिसीवेबल में ही हम सारे कस्टमर से जो मनी मिल रही है उसको हम रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में कह रहा है इन अ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम व्हाट इज द पर्पस ऑफ बैंक रिकॉन्सिलेशन फंक्शन। तो मैंने आपको पढ़ाया भी था प्रीवियस चैप्टर में कि बैंक रिकॉन्सिलेशन क्या होता है या एसेट अकाउंटिंग क्या होता है। तो ये रिकॉन्सिल करता है डिफरेंसेस बिटवीन द बैंक स्टेटमेंट एंड कंपनी रिकॉर्ड्स। तो बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट हम लोग क्लास 11th में ही ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। क्लास 11th में अगर आपने कॉमर्स लिया रहा होगा तो आप पढ़े होंगे कि बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट में हम हमारी बैंक की पासबुक को अपनी कंपनी की कैश बुक से टैली करते हैं, दोनों का डिफरेंसेस फाइंड आउट करते हैं और उसी के बेसिस पे बीआर स्टेटमेंट बनता है यानी बीआरएस बनता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में कह रहा है व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ द ऑडिट ट्रायल फीचर इन अ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम। तो ऑडिट ट्रायल फीचर का प्राइमरी पर्पस क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को जनरेट करना, तो याद रखिएगा। चलिए 28 क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉमन मॉड्यूल और कंपोनेंट फाउंड इन अ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम। तो पे रोल तो मिलता ही है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट भी मिलता है, अकाउंट्स पेबल भी मिलता है, लेकिन ईमेल क्लाइंट कोई कॉमन मॉड्यूल नहीं है या कंपोनेंट नहीं है जो कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम में फाइंड आउट किया जा सके, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। इन अ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम व्हाट डज ऑटोमेशन रिफर्स टू। तो ऑटोमेशन क्या करता है, वो यूज करता है कंप्यूटर्स टू परफॉर्म रिपीटेटिव टास्क ऑटोमेटिकली। तो ऑटोमेशन का मतलब हो गया कि एक ही टास्क को, मतलब जो टास्क हमको बार बार करना है उसको वो कंप्यूटर में जो है ऑटोमेटिकली कर देता है, ठीक है। तो याद रखिएगा इसको। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में कह रहा है व्हाट रोल डज डेटा इंक्रिप्शन प्ले इन अ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम। तो डेटा इंक्रिप्शन कहीं ना कहीं हमें प्रोटेक्शन या सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। तो इसमें सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इट प्रोटेक्ट्स सेंसिटिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ड्यूरिंग ट्रांसमिशन एंड स्टोरेज। तो ये कहीं ना कहीं हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है डेटा इंक्रिप्शन। आपने ध्यान दिया होगा व्हाट्सएप पे भी आपको इंक्रिप्शन, चैट इंक्रिप्शन की फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। तो उसी तरीके से कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम में भी डेटा इंक्रिप्शन की फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है प्रोटेक्शन के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में कह रहा है व्हाट टर्म इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग डेटा फ्रॉम अ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम टू अनदर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन लाइक स्प्रेडशीट प्रोग्राम। तो ऐसा कौन सा टर्म है जिसका यूज करते हैं हम ट्रांसफर करने के लिए डेटा को, प्रोसेस्ड डेटा को ट्रांसफर करने के लिए कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम से अनदर सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन में, जैसे कि स्प्रेडशीट में ट्रांसफर करना हो। तो उसके लिए हम डेटा माइग्रेशन की फैसिलिटी है उसका यूज करते हैं जब हम अपने डेटा को अपनी कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम से किसी अलग सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन में ट्रांसफर करना चाहते हैं, ठीक है। फिर चाहे वो एक्सेल में ही क्यों ना करना हो, ठीक है। तो याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द पर्पस ऑफ फाइनेंशियल डैशबोर्ड इन अ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम। तो फाइनेंशियल डैशबोर्ड बेस्ट कैसे डिस्क्राइब किया जा सकता है, तो ये एक विजुअल समरी प्रोवाइड करता है फाइनेंशियल इंडिकेटर्स या परफॉर्मेंस मैट्रिक्स का। फाइनेंशियल डैशबोर्ड का मतलब ही हो गया कि ये फाइनेंशियल समरी प्रोवाइड करेगा, एक विजुअल समरी प्रोवाइड करता है फाइनेंशियल इंडिकेटर्स या परफॉर्मेंस मैट्रिक्स का, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। इन अ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम व्हाट इज अ बाउचर। तो बाउचर क्या है, बाउचर बेसिकली एक डॉक्यूमेंट है जिसका यूज किया जाता है ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने के लिए, ठीक है। तो ये एक रिटन डॉक्यूमेंट या प्रूफ होता है जिसके बेसिस पे हम ये कह सकते हैं हाँ ये पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन इतने अमाउंट का इतनी डेट में किया गया है, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। विच ऑफ दीज इज नॉट एन आर्ग्यूमेंट ऑफ द इफ फंक्शन। तो इफ फंक्शन में क्या क्या आर्ग्यूमेंट होते हैं मैंने आपको पढ़ाई ही है एक्सेल वाले चैप्टर में।
तो पहला कह रहा है लॉजिकल टेस्ट, हाँ लॉजिकल टेस्ट होता है, वैल्यू इफ फॉल्स होता है, वैल्यू इफ ट्रू होता है, लेकिन वैल्यू व्हेन फॉल्स ये वाला ऑप्शन नहीं होता, ये वाला फंक्शन नहीं होता है इफ स्टेटमेंट में, ठीक है, तो याद रखिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 में कह रहा है टू चेंज द लोकेशन ऑफ अ चार्ट राइट क्लिक द चार्ट एंड सेलेक्ट मूव हियर, ठीक है। तो अगर हमें अपने चार्ट की लोकेशन को चेंज करना है तो हमें राइट क्लिक करना होगा चार्ट को और सेलेक्ट करना होगा मूव हियर कीज को, तो वो अपने आप ही मूव हो जाएगा या लोकेशन चेंज हो जाएगी, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 36 समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 में कह रहा है द रिबन अलाउज अस टू, तो रिबन क्या अलाउ करता है, ये अलाउ करता है कि हम अपने डेटा वैल्यूज को चेंज करें, चेंज द डेटा वैल्यूज यूज टू क्रिएट द चार्ट। तो रिबन हमें ये अलाउ करता है कि हम अपने चार्ट को क्रिएट करने के लिए डेटा वैल्यूज का यूज करते हैं, चेंज द डेटा वैल्यूज, डेटा की वैल्यूज को चेंज कर देते हैं चार्ट का यूज करने के लिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। वंस वी हैव क्रिएटेड अ चार्ट वी मे चेंज, तो जब हम चार्ट क्रिएट कर लेते हैं तो हम क्या चेंज कर सकते हैं, हम उसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, उसमें जो टेक्स्ट है उसका कलर चेंज कर सकते हैं, टाइटल चेंज कर सकते हैं, डेटा लेबल्स को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए मतलब हम जब एक्सेल में चार्ट क्रिएट करते हैं ना तो उसमें हम बहुत सारी एडिटिंग कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं, फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। इन एक्सेल द चार्ट टूल्स प्रोवाइड 3 डिफरेंट ऑप्शंस, तो चार्ट टूल्स क्या क्या प्रोवाइड करता है, ये हमें डिजाइन का ऑप्शन प्रोवाइड करता है, लेआउट का ऑप्शन प्रोवाइड करता है और फॉर्मेट का ऑप्शन प्रोवाइड करता है फॉर्मेटिंग करने के लिए। तो याद रखिएगा एक्सेल में चार्ट टूल हमें 3 डिफरेंट ऑप्शंस प्रोवाइड करता है, डिजाइन, लेआउट एंड फॉर्मेट, डिजाइन, लेआउट एंड फॉर्मेट। शॉर्ट में आप न याद कर पाए तो लिख लीजिएगा DLF, ठीक है, डिजाइन, लेआउट, फॉर्मेट। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 में कह रहा है पाई चार्ट डोंट हैव मोर देन 7 कैटेगरी, ठीक है, तो 7 कैटेगरीज से ज्यादा नहीं होते पाई चार्ट, तो याद रखिएगा पाई चार्ट डोंट हैव मोर देन 7 कैटेगरीज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 में कह रहा है कॉलम चार्ट्स आर यूजफुल फॉर शोइंग डेटा चेंजेस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, इलस्ट्रेटिंग कंपैरिजंस एमंग आइटम, ठीक है। तो याद रखिएगा कॉलम चार्ट को हम कंपैरिजन के लिए भी यूज करते हैं और डेटा के चेंजेस को ओवर टाइम ऑफ पीरियड देखने के लिए भी करते हैं, क्योंकि कॉलम चार्ट ऐसा होता है बेसिकली हमारा, तो टाइम पीरियड हम इससे देख सकते हैं या फिर हमें हमारा जो कंपैरिजन है वो भी हम कर सकते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 में कह रहा है डॉकनट चार्ट्स क्या होते हैं, ठीक है। तो डॉकनट चार्ट्स कंटेन मोर देन 1 डेटा सीरीज कंपेरेबल विद पाई चार्ट, ठीक है। तो याद रखिएगा मैंने टाइप्स ऑफ चार्ट आपको अच्छे से पढ़ाया है, उसमें ये सारे टाइप्स मैंने पढ़ाए हैं, तो उसको अगर आप देख लेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। 42 में कह रहा है द 2D ग्राफ यूजिंग डैश एक्सेस एंड इन 3D ग्राफ एक्सेस इज ऑल्सो यूज। तो 2D ग्राफ में हम यूज करते हैं कैटेगरी और वैल्यू का, और 3D ग्राफ में हम सीरीज एक्सेस का यूज करते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा 2D ग्राफ यूजिंग कैटेगरी एंड वैल्यूज एक्सेस एंड 3D ग्राफ सीरीज एक्सेस इज ऑल्सो यूज्ड। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 में कह रहा है एक्सेल ऑटोमेटिकली रीड्रॉज द चार्ट इफ द चेंज इज मेड इन डेटा। तो जैसे ही हम अपने डेटा में, कभी आपने एक्सेल में चार्ट क्रिएट किया होगा तो इसका ध्यान दिया होगा कि जब हम अपने डेटा की वैल्यूज को चेंज करते हैं तो उसी हिसाब से हमारा चार्ट भी चेंज हो जाता है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, इफ एनी चेंजेस इज मेड इन द रेंज डेटा, और अगर हम डेटा की रेंज में चेंज करते हैं तब भी हमारा ऑटोमेटिकली चार्ट भी उसी डेटा के हिसाब से चेंज होता रहता है, ठीक है। तो आप इसको ट्राई भी कर सकते हैं, एक्सेल में चार्ट क्रिएट करिए और एक डेटा बनाइए अपना, और फिर डेटा की वैल्यूज को इधर उधर करके देखिए आपका चार्ट भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 में कह रहा है लिगेंड कैन बी रिपोजिशंस ऑन द चार्ट। तो हम अपने लिगेंड को कहीं भी रिपोजिशन कर सकते हैं चार्ट में, एनीवेयर, जहां हम चाहें, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 में कह रहा है विच चार्ट एलिमेंट डिटेल्स द डेटा वैल्यूज एंड कैटेगरीज बिलो द चार्ट। तो डेटा लेवल्स हमारा जो है वो डेटा वैल्यूज और कैटेगरीज को बिलो द चार्ट एलिमेंट होता है, ठीक है। तो डेटा लेवल्स हमारा चार्ट के बिलो में होता है, इधर और इधर। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 में कह रहा है फ्रॉम व्हाट कमांड टैब इज द फॉन्ट साइज फॉर एन एक्सेस इन चार्ट चेंज्ड। तो होम से हम अपने फॉन्ट साइज को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। होम टैब पे जाएंगे तभी हम अपना फॉन्ट साइज या फॉन्ट का कलर, ये सारी चीजें चेंज कर पाएंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 है हमारा विच ऑफ दीज पर्पस डज नॉट परटेन टू चार्ट्स। तो सेलेक्टिंग वैल्यूज
हमारा कोई पर्पस नहीं होता है चार्ट को आगे ले जाने का, ठीक है। हम ट्रेंड्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, पैटर्न्स को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, कंपैरिजन कर सकते हैं, लेकिन वैल्यूज को सेलेक्ट करना कोई भी पर्पस नहीं होता चार्ट क्रिएट करने का, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है व्हाट डू यू सी इफ यू मूव ओवर द माउस ओवर अ चार्ट ऑब्जेक्ट। तो हमें चार्ट ट्रिप दिखती है जब हम अपने माउस से जो है चार्ट के ऑब्जेक्ट को मूव कराते हैं इधर उधर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 में कह रहा है विच ग्रुप ऑन द चार्ट टूल्स फॉर्मेट टैब शोज द नेम ऑफ द सेलेक्टेड एलिमेंट। तो हमारा जो करंट सिलेक्शन है उसी से हम अपने फॉर्मेट टैब पे अपना नेम वगैरह चेंज कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50, चलिए फाइनली हम लोग 50 तक पहुंच गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 50 में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम। तो हार्डवेयर होता है, सॉफ्टवेयर होता है, डेटा होता है, प्रोसीजर होता है, लेकिन हमारा रिपोर्ट कोई कंपोनेंट नहीं होता है कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम का, तो याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट स्टेप इन अकाउंटिंग साइकिल। तो सबसे पहले हम ट्रांजेक्शन्स को आइडेंटिफाई करते हैं, फिर ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं, फिर लेजर बनाते हैं, फिर ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। तो पहला प्रोसेस हमारा ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 52 में कह रहा है एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस रेवेन्यू। तो लाइबिलिटी प्लस एसेट्स होती है और रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस होता है, ठीक है। तो लाइबिलिटी प्लस कैपिटल हो जाएगी, सॉरी एसेट्स तो है ही, लाइबिलिटी प्लस कैपिटल और रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 में कह रहा है द स्टेप कंप्राइजिंग ऑफ लिस्टिंग ऑफ अकाउंट इन द प्रोसेस ऑफ इंस्टॉलेशन ऑफ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम इज चार्ट ऑफ अकाउंट्स। तो सबसे पहले हमें चार्ट ऑफ अकाउंट्स क्रिएट करना होता है कंपैरिजन करने के लिए या अपनी डेटा को ऑर्गेनाइज करने के लिए, ठीक है। तो याद रखिएगा ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ द सेल्फ सॉफ्टवेयर। तो ऑफ द सेल्फ सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो रेडीमेड होते हैं, हम खरीदते हैं और यूज करते हैं, ठीक है। तो ये इकोनॉमिकल होते हैं, रेडी टू यूज होते हैं, डेवलप्ड बाय एक्सपीरियंस प्रोफेशनल होते हैं, ठीक है। और ये जनरल पर्पस के लिए होते हैं, स्पेसिफिक नहीं होते। तो ये सभी ऑप्शन सही है, तो इसलिए ऑल ऑफ द अबव आंसर हो जाएगा। नंबर 55 देखते हैं द कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम आर। तो ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, याद रखिएगा। 5 मेन कंपोनेंट्स होते हैं कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम में। एक आपका डेटा होता है, दूसरा आपका पीपल, तीसरा आपका प्रोसीजर, चौथा आपका हार्डवेयर और पांचवा सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो ये पांचों का होना कंपलसरी है, तो इसको याद रखिएगा। आउटपुट, रिपोर्ट, ये कोडिंग, ये सब कोई कंपोनेंट नहीं है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 में कह रहा है एन इफेक्टिव कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम। तो जो भी इफेक्टिव कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम होगा वो कॉम्प्लेक्स नहीं होगा, ठीक है। वो सिंपल होगा, इंटीग्रेटेड होगा, फास्ट होगा, एक्यूरेट होगा, रिलायबल होगा, ठीक है। सिंपल का मतलब आपको पता ही है, इंटीग्रेटेड मतलब उसमें कई चीजों का सोल्यूशन हमें मिलेगा, ठीक है। फास्ट होगा, एक्यूरेट होगा और रिलायबल होगा, यानी भरोसेमंद होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 में कह रहा है कंप्यूटर इट्स एसोसिएटेड प्रिफरल्स एंड देयर नेटवर्क इज कलेक्टिवली कॉल्ड। तो कंप्यूटर और उसका एसोसिएटेड प्रेफरल्स और उसके नेटवर्क सब कुछ मिला करके क्या बनता है, हार्डवेयर होता है। खाली नेटवर्क की बात की होती तो हम सॉफ्टवेयर कह सकते थे, लेकिन कंप्यूटर की भी बात की गई है, उसके एसोसिएट प्रेफरल्स की भी बात की गई है, तो कहीं ना कहीं ये हार्डवेयर की बात कर रहा है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 में कह रहा है ब्राइट लिमिटेड हैज वेरियस ऑफिसेस इन इंडिया। तो कोई ब्राइट लिमिटेड है, उनके बहुत से ऑफिसेस हैं इंडिया में। इट हैज असाइंड कोड टू इट्स वेरियस लोकेशंस इन द फॉलोइंग मैनर। तो उन्होंने बहुत सारे कोड्स असाइन कर रखे हैं। तो जैसे दिल्ली ऑफिस के लिए BDEL कर रखा है, मुंबई ऑफिस के लिए BMUM कर रखा है, चेन्नई के लिए ये कर रखा है, हैदराबाद के लिए BHYD कर रखा है, ठीक है। अब इसी से क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि दिस टाइप ऑफ कोडिफिकेशन इज इन द सिस्टम इज कॉल्ड। तो ये जो हमारा शॉर्ट कोड बना है इसको हम कौन सा सिस्टम कहते हैं, किस टाइप का कोड कहते हैं। तो इसको याद रखिएगा, इसको हम निमोनिक्स कोड कहते हैं, ठीक है। जितने भी हमारे किसी भी उसके शॉर्ट फॉर्म बनते हैं उसको हम निमोनिक्स कोड कहते हैं, क्योंकि ये एक निमोनिक्स बना है वर्ड्स का। और सीक्वेंशियल कोड सीक्वेंस की बात करता है, नंबर कोड नंबर्स की बात करता है, ब्लॉक कोड्स में ब्लॉक्स बनाए जाते हैं। टाइप्स ऑफ कोड मैंने पढ़ाया है ये प्रीवियस चैप्टर्स में आपको, अगर आपने नहीं देखा है तो उसको जरूर देख लीजिएगा, इससे एक क्वेश्चन एटलीस्ट जरूर आएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 कह रहा है अ फर्म्स पेमेंट टू अ सप्लायर फॉर गुड्स इन्वेंट्री इज रिकॉर्डेड इन।
तो हमने फर्म का पेमेंट किया है सप्लायर को गुड्स के लिए, तो उसको किस में रिकॉर्ड किया जाएगा, तो उसको कैश सब सिस्टम में रिकॉर्ड किया जाएगा, क्योंकि पेमेंट कैश में हो रहा है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन नहीं है, ठीक है, इसलिए ये कैश सब सिस्टम में रिकॉर्ड किया जाएगा। तो चलिए आज हम लोग 60 क्वेश्चंस तक डिस्कस करते हैं अभी इस वीडियो में। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको 61 से और 100 क्वेश्चंस तक डिस्कस करूंगी। तो आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। वीडियो अगर पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिएगा। इसकी पीडीएफ के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल @commerce by हर्षिता पे चले जाइएगा, उसमें मैं इसकी पीडीएफ शाम तक सेंड कर दूंगी। चलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा आगे के और वीडियोस देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।